मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब की पोजीशन। अच्छा, कभी कभी एग्जाम हॉल में आपने देखा होगा कि किसी शब्द को अंडरलाइन कर दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या बताओगे। अच्छा, इस चीज को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब की पोजीशन होती है तो कौन कौन सी होती है, सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ कहाँ पर रखा होता है। हम उसी चीज को आज डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर हो सकती है। एडवर्ब के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें हमने सभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब की पोजीशन की बात करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहला रूल आपको बताया है कि एडवर्ब को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एडवर्ब कहाँ कहाँ रखा हो सकता है। एडवर्ब अच्छा किसी को भी क्वालिफाई कर देता है, किसी की भी विशेषता बता देता है, जिस शब्द के आगे लग जाएगा उसकी विशेषता बताने लगेगा। मेनली अगर हम बात करें तो एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो चलो देखते हैं हम सबसे पहले ये एडजेक्टिव से पहले या किसी अन्य एडवर्ब से पहले एडवर्ब हो सकता है। मैंने क्या बताया कि एडवर्ब किसकी विशेषता बता सकता है, एक तो वर्ब की विशेषता बताता है और दूसरा एडजेक्टिव की और एक अनदर एडवर्ब की विशेषता बता देता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हमने कहा ही इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, बॉय होगा यहां पे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहां पर देखिएगा, ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, इज हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है, ये हमारा आर्टिकल है और बॉय हमारा नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, वो एडवर्ब। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस में, तो आप कहोगे ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहाँ रखा हो सकता है, एडजेक्टिव के ठीक पहले रखा हो सकता है, या कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब से भी ठीक पहले होगा। जैसे दूसरे वाले वाक्य में देखो, ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंगुलर फॉर्म लिसन्स। और केयरफुली क्या है, ये खुद में एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है तो इससे पहले जो बेरी लगा है, यानी कि केयरफुल तो है लेकिन कितना केयरफुल है, बोले बहुत केयरफुल है बेरी। तो बेरी जो है वो एडवर्ब की विशेषता यहां पर बता रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर ये भी हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। बात समझ में आई। पहला रूल हमको ये बताया गया कि जो एडवर्ब होगा वो एडजेक्टिव से पहले भी लग सकता है और एडवर्ब के आगे लगकर भी उसकी विशेषता बता देगा। दूसरी चीज, आप एडवर्ब में क्या बात करोगे। अब हमने अगर एडवर्ब की बात कही तो हमने ये कहा आपसे, मान लीजिए कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है, मान लीजिए कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब रखा मिलेगा। कहां मिलेगा भैया, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आपको एडवर्ब रखा हुआ मिलेगा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो। मैंने क्या बताया, जिस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट ना आया हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो फिर एडवर्ब कहां होगा, उस मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या रखा होगा सर, एडवर्ब रखा होगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब इसका ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई और इंट्रांजिटिव के तुरंत बाद एडवर्ब आपको मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा रूल क्या कहता है, एक तो हमको समझ में आ गया एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले एडवर्ब आकर के उनकी विशेषता बताता है। दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब रखा हो सकता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, अब ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखा हो। हमने क्या बताया, एक ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट भैया रखा हो।
तो एडवर्ब उस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो एडवर्ब कहां लगेगा? उस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। बातें समझ में आ गई? इंट्रांजिटिव में इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद, और अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लगा है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। ठीक है, जैसे सी स्पीक्स, वो बोलती है क्या? बोले इंग्लिश। ठीक है, कैसे बोलती है? बोले केयरफुली। तो यहां पे जो केयरफुली वर्ड है वो हमारा क्या है? एडवर्ब है भैया। क्या है? एडवर्ब है। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। क्या क्या समझाया हमने? एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब रखा जा सकता है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब रखा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब होगा। और मान लो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब को रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर आप और इसे समझिएगा। ठीक है, क्या बताया हमने? क्या बताया? कोई मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और फिर मेन वर्ब भी दे रखी है। अगला रूल है रूल नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। कोई आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दे रखी है यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है, इस तरीके से ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। तो जब ये मेन वर्ब है तो इसके बीच में एडवर्ब आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए? जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी हो तो एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी? इनके बीच में आएगी, इस तरीके से। ठीक है, जैसे सी बिल सर्टेनली गो, यहां पे बिल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, तो सर्टेनली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर मान लीजिए दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब हमको दे रखी है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब ये दे रखी है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ये वाला क्वेश्चन हमारा केबीएस में पूछा गया था अभी, और केबीएस में जब ये पूछा गया था तो उसमें बताया गया, पूछा था इसकी पोजीशन ये कहां पर आएगा। तो सी जैसे बिल और बिल बी, तो अगर ए भी हेल्पिंग वर्ब है और ए भी हेल्पिंग वर्ब है, फिलहाल यहां पर बी जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन यहां पर जब ये दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो इनके बीच में हमेशा एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, ये एडवर्ब होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारा? 5वें के बाद 6 नंबर पे देखो, और कहां पे? बोले अगर 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, जिनको हम हाउ से अगर क्वेश्चन करें तो हमको एडवर्ब ऑफ मैनर पता लग जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पर रखे जाते हैं? तो ध्यान बनाए रखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद रखा जाएगा। वर्ब के बाद क्या रखा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर रखा होगा। जैसे इट इज रेनिंग हैवली, तो इट इज रेनिंग जो है वो हमारी वर्ब है। क्या है भैया? वर्ब है। और हैवली क्या है? एडवर्ब है। और ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद जाएगा। अगला मान लीजिए अब एडवर्ब ऑफ मैनर में बी पॉइंट आपको ध्यान बनाए रखना। मान लीजिए वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमने क्या बताया? जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो एडवर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद रहता है। जैसे सी स्पीक्स इंग्लिश केयरफुली, तो इंग्लिश ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? केयरफुली का, तो ये हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, दूसरा 7 नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा कहां पे रखा होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें अगर पता करना है तो हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि कब से। और अगर हम व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल जाएगा। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम का भी समझ लीजिएगा कहां रखा होगा। अगर खाली मेन वर्ब दे रखी है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद, वही इंट्रांजिटिव वर्ब वाली कहानी है। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे सी विल रिटर्न सून, सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, बिल हेल्पिंग वर्ब हो गई, रिटर्न मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये रिटर्न मेन वर्ब हो गए। मेन वर्ब के बाद ये जो सून है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कहां जाएगा? मेन वर्ब के बाद। यही बात हम कह रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद क्या रखा होगा? हमारा एडवर्ब रखा होगा। बी पॉइंट और ध्यान रखना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए अब कोई ऐसा है
ये वर्ब भी दे रखी है और उसका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है ये। जब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, विद ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस या ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उन्हें ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब कहां जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। लगभग 2-3 रूल शुरुआत के अगर आप याद कर लोगे, ध्यान बना लोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे सी मेट रवि, अब यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, रवि क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो स्टडे लिखा हुआ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां कहां रखा होगा। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो इसको पता कैसे करोगे सेंटेंस में, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वेयर से क्वेश्चन करो कहां। मैंने तुमसे कहा कहां जा रहे हो, तो तुम कोई ना कोई तो जगह बताओगे, तो जो जगह बताओगे वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, ये चीज कहां रखी है, अलमारी में रखी है, बिस्तर के नीचे रखी है, टेबल पे रखी है, तो जिस जगह पर भी रखी है वो जगह का जो नाम आप लोगे तो वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को पता करने के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे, वेयर से क्वेश्चन करेंगे। और इस कहां कहां पे रखा हुआ हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, खाली वर्ब दे रखी है तो वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब दिखेगा। मेन वर्ब दे रखी है मान लीजिए, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद वही चीज है, यानी कि कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो उसके तुरंत बाद, और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद। भाई सेम चीजें आ रही है नहीं आ रही, तो शुरुआत के 2 ही रूल 3 याद कर लेना है भाई। अगर ऑब्जेक्ट मेन खाली मेन वर्ब दे रखी तो मेन वर्ब के बाद एडवर्ब रखा होगा, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब रखिएगा। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो उसके बीच में एडवर्ब आएगा। तो ये सब चीजें आप 2-3 बार इसको देख लोगे वीडियो को तो अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी भाई, क्लियर हो जाएंगी। यहां पर देख सकते हो ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखा होगा सर, एडवर्ब रखा होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो आप, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये रवि हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद ये जो शब्द रखा है वो एडवर्ब है, लेकिन कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, वहां। इससे हमें स्थान का पता चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा कहां रखा होगा, हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जिसमें अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कौन कौन से शब्द हमारे हो सकते हैं जरा देखिएगा यहां पर। ठीक है, जैसे सेल्डम, सेल्डम क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी या कभी कभार। ऑलवेज, हमेशा। ऑफन, प्रायः। नेवर, कभी नहीं। फ्रीक्वेंटली, अक्सर या बार बार। ठीक है, स्कैर्सली और हार्डली, रेयरली, मुश्किल से। एवर, हमेशा। अकेजनली या समटाइम्स, कभी कभी। यूजली या जनरली, सामान्यतः। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर शब्द लिखे वो सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएंगे। जब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं तो इनकी पोजीशन सेंटेंस में कहां पर होगी वो चीज आपको समझना है कि जब भी वाक्य में कहीं पर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो वो हम कहां पर लगाएंगे। इसके दोनों रूल आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां से देखो, पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट रखा होगा और ये वर्ब होगी यहां पर, तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी कि वर्ब से ठीक पहले लगेगा। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है। अब तक हम कहते थे कि मेन वर्ब के बाद, खाली मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी एडवर्ब होगा, और अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप एडवर्ब को लगाइएगा। बट आप ध्यान बनाए रखिएगा, फ्रीक्वेंसी के केस में ये अलग हो जाता है। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो हमेशा मेन वर्ब से पहले जाता है। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो जो यहाँ पे ऑलवेज है वो है तो हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, मेन वर्ब से ठीक पहले। अब बी पॉइंट हमारा कहता है इसमें एक पोजीशन और बन सकती है, वो कौन सी पोजीशन हो सकती है। अब मान लीजिए सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब भी दे रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है और मेन वर्ब भी दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप रखोगे। कहां रखोगे फ्रीक्वेंसी को, बीच में। जैसे सी हैज नेवर सीन अ लाइन, तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई,
ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और सीन क्या हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो हमने क्या बताया, अब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा भैया। कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो पोजीशन आपको जरूर पता रहनी चाहिए कि एडवर्ब की आखिर पोजीशन कहां कहां हो सकती हैं। अब मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर में ही तीसरा पॉइंट और ध्यान रखना है। 2 पॉइंट बता दिए हमने कि जब खाली मेन वर्ब दे रखी हो तो मेन वर्ब से पहले, और मान लीजिए अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में फ्रीक्वेंसी रखोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और अगर मान लो सब्जेक्ट और इजारम बाजवर यानी कि बी फॉर्म दे रखा है, क्या दे रखा है आपको सेंटेंस में, बी फॉर्म दे रखा है, इजारम बाजवर मेन वर्ब के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो भैया एडवर्ब इनके बाद लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब कहां जाएगा, इनके बाद जाएगा। जैसे सी इज ऑफन लेट, अब देखो सी तो हमारा सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, फिर इज क्या है, हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ दूसरी कोई वर्ब नहीं आई है, तो ये बी फॉर्म के रूप में है, लिंकिंग वर्ब के रूप में है, तो और ये हमारा एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब है ये कहां जाएगा, बीच में, यानी कि इजारम बाजवर के तुरंत बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, ठीक है। अब मान लो डी पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के 4 पॉइंट हमने बताए थे। पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि खाली मेन वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दे रखी है तो उसके बीच में, और तीसरा पॉइंट बताया इजारम बाजवर दे रखा है तो इजारम बाजवर के बाद में, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में, बी फॉर्म के रूप में है तो उसके बाद में। और चौथा पॉइंट हमने बताया अगर मान लो कंपल्सन वाला कहीं पर कुछ दे रखा है, ठीक है, एम्फेसिस वाला कहीं पर कोई वर्ब दे रखी है, जैसे हैव टू, हैज टू, यूज टू, अगर इस तरीके की कहीं पर वर्ब दे रखी है तो एडवर्ब कहां होगा, इसके पहले होगा। जैसे सी ऑलवेज यूज टू टेक टी, यहां पे यूज टू एक आदत को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, आदत को, कि वह हमेशा चाय लेने की आदी है, यानी कि वह हमेशा चाय पीती थी, ठीक है। तो यहां पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन होगी वो यूज टू, हैज टू, हैव टू से ठीक पहले होगी। यहां पर देखो हैज टू लगा है तो अफिन है, अफिन क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। यहां पे ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। अब ई पॉइंट क्या कहता है, अब मान लो यहां पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और इधर बीन या बी दे रखा है, ठीक है, तो भी इसके बीच में हमारा एडवर्ब आएगा। जैसे सी कैन ऑलवेज बी कॉट, तो देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हमने क्या बताया कि इधर बी या बीन दे रखा हो तो इसके बीच में जो शब्द रखा होगा वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की टोटल 5 तरीके बताए थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 तरीकों से रखी जा सकती है, यानी कि 5 पोजीशन इसकी बन सकती हैं। अब एक चीज और ध्यान बनाए रखना, हमने क्या बताया, अगर एक से अधिक एडवर्ब एक ही सेंटेंस में आ जाएं, कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब दे रखे हैं, और जब एक से अधिक एडवर्ब दे रखे हैं तो उनके रखने का क्रम क्या होगा, हम किस क्रम में रखेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान बनाए रखना MPFT, ठीक है, एक और लिख देते हैं MPT, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले रखोगे, फिर प्लेस रखोगे और इसके बाद क्या रखोगे भैया, टाइम रखोगे। लेकिन अगर ये 4 आ जाएं एक साथ तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और ये फ्रीक्वेंसी है FT, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इसके बाद क्या रखोगे, टाइम रखोगे। तो चलो सबसे पहले क्या रखोगे भैया, नंबर 1 पे एडवर्ब ऑफ मैनर रखोगे, दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस रखोगे, और तीसरे नंबर पे क्या रखोगे, एडवर्ब ऑफ टाइम रखोगे। जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब दिए हो तब उनके रखने की पोजीशन है, उनके रखने का क्रम है ये MPT, मैनर, प्लेस, टाइम। और अगर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी तो मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम होगा। जैसे सी क्राइड लाउडली एट होम लास्ट नाइट, अब देखिएगा सी क्या है, हमारा प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट है, क्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब यहां से देखो एक ही वाक्य में ये तीनों एडवर्ब हैं, ये तीनों हमारे एडवर्ब हैं, लाउडली भी एडवर्ब है,
एट होम ये भी हमारा एडवर्ब है और लास्ट नाइट ये भी हमारा एडवर्ब है। लाउडली, लाउडली क्या है, हमने क्या बताया कि ये क्या है, मैनर। और मैनर का अगर आपको वाक्य में पता करना है तो कैसे, हाउ से क्वेश्चन करोगे और हाउ से क्वेश्चन करने पर जो भी आपको आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ये तो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। एट होम यानी कि घर पर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है, प्लेस। और वेयर से क्वेश्चन करोगे सेंटेंस में तो जो आंसर आपको मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मिलेगा। तो इसके बाद हम क्या रखेंगे, प्लेस रखेंगे। और लास्ट नाइट यानी कि व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो ये जो लास्ट नाइट है, ये जो लास्ट नाइट है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एक ही सेंटेंस में हमारे देखो तीनों दे रखे हैं, मैनर भी दे रखा है, प्लेस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई जब एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम तीनों दे रखे हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको जो रखने का क्रम होगा वो पहले मैनर यानी कि एमपीटी के क्रम में रखेंगे। पहले मैनर, फिर प्लेस और इसके बाद टाइम रखेंगे। बीती रात वह घर पर जोर जोर से चिल्लाई। नोट पॉइंट इसमें ध्यान बनाए रखना, नोट पॉइंट जरूर ध्यान बनाए रखना एक्सेप्शन के तौर पर कि अगर वर्ब गो, अराइव, एंटर, कम अगर दे रखी हो तो ये क्रम चेंज हो जाता है ऊपर वाला भाई। किस कौन कौन सी वर्ब के साथ, इन चार वर्ब के साथ, गो, अराइव, एंटर और कम के साथ में। तो पहले प्लेस आएगा बाद में मैनर आएगा, पहले प्लेस आएगा बाद में मैनर आएगा, ठीक है, पहले प्लेस आएगा और बाद में मैनर आएगा, ठीक। ये चीज ध्यान बनाए रखना किसके साथ, वर्ब गो, अराइव, एंटर और कम के साथ। जैसे सी बेंट देयर साइलेंटली, तो जो बेंट है गो की सेकेंड फॉर्म है, तो हमने क्या बताया, पहले प्लेस और बाद में मैनर। पहले प्लेस ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये मैनर यानी कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो पहले प्लेस बाद में मैनर। अब अगला क्या है, अब मान लो एक से, वही चीज है हम पहले भी बता चुके हैं, एक से अधिक एडवर्ब हो तो प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, एमपीटी, एम पी एफ टी, तो वही चीज है, इतना देख लो। अब अगर प्लेस भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी और टाइम, तो इस तरीके से लगाओगे। जैसे सी गोज देयर, देयर क्या है, प्लेस है हमारा, 3 टाइम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारी, क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी है। इन अ मंथ, मंथ ये क्या है हमारा, टाइम है। तो अब देखो हमने क्या बताया, जब इस तरीके से दे रखा हो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बाद में दे रखी हो तो एमपीएफटी करके याद बनाए रखना। मैनर पहले रखोगे, फिर प्लेस रखोगे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी रखोगे और लास्ट में आपको टाइम रखना होगा, है ना। वह महीने में 3 बार वहां जाती थी, सी गोज देयर 3 टाइम्स, 3 बार जाती थी इन अ मंथ, महीने में, ठीक है। ये ट्रिक आप ध्यान बनाए रखना, पोजीशन की, एडवर्ब ऑफ मैनर के पोजीशन की ये ट्रिक होती है कि क्या होगी पोजीशन ऑफ एडवर्ब की। तो ट्रिकली आपको ध्यान बनाए रखना है, एम पी एफ टी, पहले मैनर, फिर प्लेस, इसके बाद फ्रीक्वेंसी और लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। एमपीएफटी करके याद बनाए रखना, ठीक है। एमपीएफटी, एमपीएफटी, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। अगला अगर हम बात करें, मान लो अगर कोई ऐसा है, यदि एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम, अब खाली सिर्फ टाइम होगा लेकिन एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम है तो उनको रखने का क्रम क्या होगा, तो छोटे से बड़े की ओर। छोटा टाइम पहले रखोगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े टाइम की ओर रखा जाएगा। जैसे हमने कहा सी केम हेयर, तो सी हमारा सब्जेक्ट, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देखो 6 o'clock ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन द मॉर्निंग ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑन मंडे ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन 1984 तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मैंने क्या बताया, छोटे से बड़े की ओर। अब जरा कंपेयर करके आप देख सकते हो, 6 बजे ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये क्या 1 घंटे की अवधि मान लो, हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock, ठीक है, सबसे छोटा होगा। इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग तो रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक होता है मॉर्निंग, तो ये तो बड़ा हो गया ना क्लॉक से, तो ये इससे बड़ा।
और मंडे ये पूरा दिन है, ये तो हाफ हो गया, ये पूरा दिन है, जब ये पूरा दिन है तो ये इससे बड़ा हो गया, और 1984 ये पूरी साल है तो ये दिन से भी बड़ा हो गया। तो मैंने क्या बताया, जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम रखे हो तो उनके जो रखने का क्रम होगा वो छोटे से बड़े की ओर जाएगा। किसके? छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले क्लॉक, फिर मॉर्निंग, मंडे और सन रख दोगे लास्ट में। ठीक है, क्या रख दोगे? सन रख दोगे। अब अगर हम बात करें यहां पर कि इनफ एडवर्ब, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे यहां पे इनफ एडवर्ब है, इनफ एडवर्ब उस वर्ड के बाद रखा जाएगा जिसे मॉडिफाई करता है लेकिन नाउन से पूर्व होता है। ठीक है, मैंने क्या, लेकिन नाउन से पहले होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ इनफ को शब्द देख लो भैया, क्या बताया हमने? इनफ। इनफ एक ऐसा शब्द है, ऐसे समझो सरल भाषा में, इनफ एक ऐसा शब्द है जिस शब्द के आगे ये लगेगा उसी की ये विशेषता बताने लगेगा। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम यहां तक कि नाउन प्रोनाउन के आगे भी लग जाएगा, जबकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। बट इनफ वर्ड एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देता है, उसकी भी विशेषता बता देता है। यानी कि सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जिस शब्द के आगे लगेगा उस शब्द की ये विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे इसका मतलब होता है काफी या पर्याप्त। ठीक है, जैसे सी इज स्टूपिड इनफ, अब वह काफी बेवकूफ है, तो देखो यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिएगा, वह बीच में बोलने के लिए काफी उतावला था, यानी कि ही वाज रश इनफ, तो देखो यहां पर आ गया। तो ये इनफ जहां पर इसको रख दोगे उसी की ये विशेषता बताने लगेगा। वैसे ही हमारा कौन सा है? ओनली वर्ड है, सेम इनफ की तरह ओनली और आल्सो और इवन, ये भी बेटा ऐसे ही काम करता है, और जस्ट। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 ओनली, नंबर 2 आल्सो, नंबर 3 इवन और नंबर 4 हमारा जस्ट, जिसका मतलब होता है अभी अभी, ठीक अभी, सिर्फ, सही या तुरंत। ठीक है, ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। कौन कौन से? ओनली, आल्सो, इवन, जस्ट, ये हमारे क्या है? एडवर्ब है। उस वर्ड के पहले जिसे मॉडिफाई करता है, ठीक है, उस शब्द से पहले जिसे वह मॉडिफाई करेगा। अगर मान लो नाउन प्रोनाउन के पहले लग गया तो ये नाउन प्रोनाउन के मॉडिफाई करने लगेगा, इसकी विशेषता बताने लगेगा, तो यहां पे ओनली क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, केवल अगर मान लीजिए आपने वर्ब के पहले रख दिया तो ये वर्ब की विशेषता बताने लगेगा ओनली। तो मेरे कहने का मतलब ये 4-5 शब्द ऐसे हैं जिस शब्द के आगे लगेंगे उनकी विशेषता बताएंगे। ठीक है, और ये क्या है? हमारे एडवर्ब हैं। तो इनको ध्यान बनाए रखना, नहीं तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है। जैसे यहां पर हमने कहा सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इस नाउन के आगे दिस क्वेश्चन क्या है? इसमें हमारा ये नाउन है, अब इस नाउन के आगे ओनली लगा है तो दिस क्वेश्चन की विशेषता बताने लगा है, यानी कि वह केवल इस प्रश्न को हल कर सकता है। वाक्य में मान लीजिए पूरी एक्सरसाइज है तो सिर्फ इसी प्रश्न को हल कर पाएगा और किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन की मॉडिफाई कर रहा है तो यहां पर ओनली क्या है? एडवर्ब है। और जबकि तुमने देखा होगा नाउन प्रोनाउन के आगे जो शब्द लगे होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे वो एडजेक्टिव करेंगे, लेकिन यहां पर ये शब्द भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4-5 शब्द अपने जहन में बिठा लेना है। कौन कौन से? इनफ, ओनली, जस्ट, इवन। ठीक है, ये शब्द आपको, आल्सो, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। जिस शब्द के आगे लगेंगे उनकी विशेषता बताएंगे। और इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा भैया? हमारा इनका पार्ट ऑफ स्पीच होगा हमारा एडवर्ब। ठीक है, और 15 नंबर का रूल देखिएगा। 15 नंबर हमारा क्या कहता है? वो हमसे कहता है डबल नेगेटिव का यूज नहीं करते सेंटेंस में। किसका यूज नहीं करते भाई? डबल नेगेटिव का। डबल नेगेटिव का कैसे? जैसे आपको हम बताएं, देखो यहां पर भी हमारा नो वेयर यानी कि नेगेटिव लगा है और ये नॉट भी लगा है। ये भी हमारा नॉट क्या है? एडवर्ब ही तो है। अगर तुमसे कभी पूछे, जैसे नॉट को हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन अगर कोई हमसे पूछने लगे कि नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो हम एक बार को चक्कर में पड़ जाते हैं, यार पता नहीं नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो नॉट हमारा एडवर्ब है सेंटेंस में। क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट, बिल हमारी हेल्पिंग वर्ब, फाइंड हमारी मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो शब्द लगा होगा वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो नॉट हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है।
तो ए भी नॉट लगा है और नो वेयर भी लगा है, तो ये तो डबल नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हम नो को एनी में इधर एक को पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे, ठीक है, तो जो एनी वेयर है कर देंगे। इस तरीके से भी हमारे एरर पूछ लिए जाते हैं। जब एडवर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तब क्या होता है, तब ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर, यहां पे जो हेल्प है ये इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा, लेकिन पूरे सेंटेंस से पहले लगा है तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और यहां पे ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, एडवर्ब होगा। फाइनली देखो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। जब भी वाक्य के शुरुआत में ये शब्द लगे हों तो समझ लो ये हैं तो एडवर्ब, ये हैं तो एडवर्ब, और ये पूरे सेंटेंस को यहां पर विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बस इतना ही है। तो ये था हमारा एक लेक्चर छोटा सा एडवर्ब ऑफ पोजीशन पे। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता एडवर्ब ऑफ पोजीशन में आपसे कोई गलती होगी, ठीक है। आसानी से आप एडवर्ब के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।